दोस्तों सोचो, जिस देश में इंटरनेट मोनोपोली तोड़ने के लिए सालों की प्राइस वॉर्स, फ्री डेटा रेवोल्यूशन और पॉलिसी बैटल्स लड़नी पड़ी हो, आज उसी देश में वही मोनोपोली एक स्पेस कंपनी के सामने कॉम्प्रोमाइज करती दिख रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टारलिंक। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस एडजस्टमेंट है ताकि कंट्रोल हाथ से ना निकल पाए। तो आज की इस वीडियो में बिना हाइप के सिर्फ ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट्स और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्टारलिंक आखिर है क्या, और उससे भी पहले समझते हैं कि इंटरनेट आपके घर आता है तो वो आता कहां से। तो आज तक हमने जो देखा वो ये था कि फाइबर केबल बिछाई जाती है, मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं, लैंड एक्विजिशन होती है, मेंटेनेंस होता है, परमिशन की जरूरत होती है, और ये सब काम भी बहुत स्लो रोल आउट होता है। इसीलिए रूरल एरिया या फिर रिमोट एरियाज में इंटरनेट आज भी एक सपना बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर गेम बदलता है। स्टारलिंक का मॉडल बिल्कुल अलग है। स्टारलिंक ने जमीन पर नेटवर्क बिछाना छोड़ दिया है और डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट भेजना शुरू कर दिया है। सोचो, स्पेस में 7800 प्लस लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो अर्थ से सिर्फ 500 से 1200 किलोमीटर ऊपर तक घूम रहे हैं, और जब इंटरनेट दोस्तों इतनी पास से आता है तो डिले भी कम हो जाता है, और इसका रिजल्ट होता है लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेट तो पहले भी सैटेलाइट से आता था। जी हाँ, इंटरनेट पहले सैटेलाइट से आता था, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें पुराने सैटेलाइट से जहां लेटेंसी होती थी 600 मिलीसेकंड प्लस की, यानी कि आपने एक क्लिक दबाया और एक लंबा वेट करना पड़ता था। अब स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स का रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस सुनो। यूरोप में स्पीड आती है 135 Mbps, मलेशिया में 200 Mbps और अफ्रीका में 100 Mbps प्लस स्पीड आपको देखने को मिलती है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, यहाँ ना तो कोई टावर्स हैं, ना कोई फाइबर केबल है, सिर्फ एक डिश और क्लियर स्काई। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि स्टारलिंक अगर इतना अच्छा है तो इंडिया में इतनी लेट क्यों आया, अब तक ये टेक्नोलॉजी हमसे दूर क्यों थी। तो स्टारलिंक का इंडिया एंट्री टेक्नोलॉजी का इशू नहीं था, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल और बिजनेस पावर का गेम था। जी हाँ, 2023 और 2024 के बीच रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने एक कॉमन डिमांड रखी। सरकार को बोला गया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू ही दिए जाएं, क्योंकि उनका लॉजिक सिंपल था। उन्होंने कहा, हमने 4G और 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिलियंस पे किए थे, और अगर स्टारलिंक आ जाए और ये फ्री या चीप स्पेक्ट्रम मिलना शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आता है। एयरटेल का स्टेक है OneWeb में, यानी कि एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो खुद स्पेस से नेट देना चलाती है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जियो के भी तो अपने सैटेलाइट है, तो इंटरनेट वहां से क्यों नहीं आता। सैटेलाइट इंटरनेट से डर नहीं था, टेक्नोलॉजी से भी इशू नहीं था। इशू ये है कि स्टारलिंक जो है उसके 7000 प्लस सैटेलाइट आसमान में उड़ रहे हैं, और वही प्लेयर मार्केट में जब आता है तो सिर्फ इंटरनेट नहीं आता, पावर बैलेंस भी हिल जाता है। अब सोचो उन एरियाज को जहां टावर लगाना प्रॉफिटेबल ही नहीं है, फाइबर बिछाना स्लो है, एक्सपेंसिव है और रिस्की है, पहाड़, जंगल, आइलैंड और बॉर्डर विलेज। और सच ये है कि इंडिया में आज भी 63 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिलायबल इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। अब सवाल ये था कि क्या इन एरियाज में कभी ऑक्शन, बिडिंग और प्राइस वॉर्स चलाई जाए, तो गवर्नमेंट का जवाब था बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट का लॉजिकल सॉल्यूशन बन जाता है, जहाँ पे कोई टावर की जरूरत नहीं होती, कोई फाइबर की जरूरत नहीं है, बस स्पेस, डिश और सिग्नल चालू। और जैसे ही ये डिसीजन आया, इलॉन मस्क जी का ट्वीट आ जाता है कि थैंक यू इंडिया। ये ट्वीट सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं था, ये एक सिग्नल था कि अब एंट्री गेट ओपन हो चुके हैं। इस मूवमेंट पर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को भी क्लियर हो गया कि स्टारलिंक आने वाला है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब गेम ब्लॉक करने का नहीं था, अब गेम एडजस्ट करने। जब गवर्नमेंट का फोकस रेवेन्यू से ज्यादा कनेक्टिविटी का हो तो डिसीजन भी टावर से नहीं आसमान से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्टारलिंक आ तो गया, लेकिन इतना महंगा क्यों। जब सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा है, टावर की जरूरत नहीं, फाइबर ऑप्टिक नहीं, तो ये इतना महंगा क्यों हो रहा है। इंडिया में प्राइसिंग सुनो तो मंथली प्लान होता है 8600 रुपए का। हार्डवेयर डिश की जो कॉस्ट है वो लगभग 40 से 45 हजार रुपए की है, और वो वन टाइम है। कंपेयर करते हैं इसे ग्लोबली, यूएस में $120 पर मंथ का एक्सपेंस आता है स्टारलिंक, यानी कि 10,000 रुपए के करीब आपको देना पड़ता है। मतलब प्राइसिंग इंडिया के लिए ओवरचार्ज बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्लोबली ऑलमोस्ट सेम ब्रैकेट में ही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि स्टारलिंक कॉमन सिटी यूजर्स के लिए बना ही नहीं। स्टारलिंक की टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। टारगेट कस्टमर कौन है? रिमोट विलेजेस जहाँ पे कभी टावर लगाए ही नहीं जा सकता, माउंटेन्स, हिमाचल, लद्दाख जैसे एरियाज जहाँ पर फाइबर बिछाना बहुत मुश्किल है, ऑयल रिग्स या फिर ऑफशोर ऑपरेशंस, शिप एंड एविएशन, आर्मी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसी जगहों पे आपको जहाँ इंटरनेट इजीली नहीं एक्सेस होता, ये स्टारलिंक वहीं के लिए बना है।
दोस्तों अब यहाँ एक कंपैरिजन गलत हो जाता है। लोग बोलते हैं कि रिलायंस जियो फाइबर जो है वो 999 से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ वहीं जहाँ फाइबर पहुंच सकती है, और जहाँ फाइबर नहीं पहुंच सकता, टावर बनाना बिल्कुल लॉस मेकिंग हो जाता है, वहाँ स्टारलिंक का लिटरली कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो वन लाइन रियलिटी चेक की बात करूं तो स्टारलिंक महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लग्जरी है, वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो उन जगहों का सॉल्यूशन है जहां बाकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस जियो और एयरटेल ने अपने दुश्मन के साथ दोस्ती क्यों करी। तो एक कहानी शुरू होती है मार्च 2025 से। कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कल तक जो कंपनी थ्रेट लग रही थी, आज उसी के साथ हैंडशेक हो रहा है। पहले अनाउंसमेंट आती है एयरटेल की तरफ से, वी विल बी कोलैबोरेटिंग विद स्टारलिंक। अगले ही दिन जियो भी बोल देता है कि वी विल आल्सो कोलैबोरेट विद स्टारलिंक। अब इंडस्ट्री ने यहाँ पर एक ही लाइन में समरी लिख दी कि इफ यू कांट डिफीट देम डिस्ट्रीब्यूट देम। यहीं से दोस्तों एक गेम समझ में आता है। अब आप रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को क्या मिला? उन्हें मिले स्टारलिंक हार्डवेयर, जहां वो उन्हें बेचेंगे अपने 1000+ रिटेल शॉप्स पे। इंस्टॉलेशन, सर्विस, बिलिंग, पेमेंट, हर स्टेप में उनको एक कट मिलेगा। कस्टमर डेटा एक्सेस मिलने वाला है, यानी कि कस्टमर का सारा डेटा उन्हीं के पास रहने वाला है। रूरल एंड एंटरप्राइज रीच मिलने वाली है, बिना नया टावर लगाए, बिना फाइबर कॉस्ट बिछाए। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च हो गया जीरो, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे रिलायंस जियो और एयरटेल को तो मिल गया, लेकिन स्टारलिंक को क्या मिला? इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में फास्ट एंट्री मिली स्टारलिंक को। लोकल कंप्लायंस स्मूथ हो गई, यानी कि कोई रेगुलेशन का पंगा नहीं, कोई केवाईसी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, और डिस्ट्रीब्यूशन का हेडेक तो बिल्कुल खत्म हो गया। ना कोई स्टोर्स बनाने हैं, ना कोई सर्विस नेटवर्क खड़ा करना है, सीधा फोकस करो, सैटेलाइट तो ऑलरेडी है ही, बस आपको सर्विस क्वालिटी पे फोकस करना है। असली बिजनेस रियलिटी क्या है दोस्तों? ये दोस्ती कोई इमोशन की नहीं है, ये सरेंडर की भी नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है। जहां एयरटेल और जियो ने समझ लिया है कि स्टारलिंक को अब रोका नहीं जा सकता, तो बेहतर है उनका गेटकीपर बन के इंडिया में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करो। तो इंडिया में जब पावर शिफ्ट होता है दोस्तों, दुश्मन खत्म नहीं होते बल्कि पार्टनर्स बन जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके बारे में हेडलाइंस कम ही बोलती हैं, लेकिन बिजनेस इनसाइडर्स ज्यादा डिस्कस कर। ग्लोबली देखो तो स्टारलिंक का मॉडल और मोस्टली सिंपल ही है, डायरेक्ट टू कस्टमर, मतलब कि कंपनी खुद ही कस्टमर तक जाती है और मिडिलमैन और लॉन्ग टर्म में ये सब अवॉइड करती है। यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल निकल कर आता है, क्या इंडिया में जियो एयरटेल के साथ ये पार्टनरशिप परमानेंट रहने वाली है या फिर ये सिर्फ एक एंट्री स्ट्रैटेजी है? हिस्ट्री थोड़ी समझ लो। इलॉन मस्क का एक क्लियर पैटर्न रहा है कि वो कंट्रोल परमानेंटली शेयर ही नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले वो मार्केट को समझ रहे हैं, फिर रूल्स चेंज करेंगे। इसीलिए पॉसिबल सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल की पार्टनरशिप के बाद ब्रांड इंडिया में खुद एस्टैब्लिश करेगा, अपने नेटवर्क प्लस अपने सर्विस सेंटर सब कुछ इंडिया में एस्टैब्लिश करेगा और डिमांड को स्टेबलाइज करे। फिर इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन होगा। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग भी आता है, जो एग्रीमेंट्स पब्लिक में नहीं है, ना कोई रेवेन्यू शेयरिंग क्लियर है, ना कोई लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिविटी क्लियर है। इसका मतलब ये कि रिस्क इमेजिनरी नहीं, बस फ्यूचर में अनलॉक हो सकता है। तो अगर एक लाइन में समझाऊं, आज जो पार्टनरशिप आपको लग रही है, कल वो कंपटीशन भी बन सकती है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट पे? अब दोस्तों थोड़ा इमोशन को साइड पर रखते हैं और नंबर्स की जमीन पर आते हैं। करंट मार्केट रियलिटी की बात करें तो आज इंडिया में टेलीकॉम मार्केट जो है, रिलायंस जियो प्लस भारती एयरटेल का जो शेयर है वो लगभग 81% कंट्रोल करते हैं टेलीकॉम। मतलब कि प्राइस भी उनके हाथ में है, प्लान्स भी उनके हाथ में है और ऑप्शंस भी लिमिटेड है। इसका हमें प्रूफ जुलाई 2025 में देखने को मिल गया था, जब ओवरनाइट प्राइस हाइक किए गए थे। 20 से 25% के आपने देखे कि रिलायंस जियो और एयरटेल ने अपने प्राइस बढ़ा दिए थे और कस्टमर के पास कहने के लिए सिर्फ यही एक लाइन में था कि क्या कर सकते। और यहीं पर स्टारलिंक की एंट्री का रियल इंपैक्ट शुरू होता है। स्टारलिंक मार्केट का साइज शायद अभी देखे तो बहुत छोटा हो, लेकिन प्रेशर बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है। तो स्टारलिंक के आने से मोनोपोली प्रेशर आएगा, यानी कि एयरटेल और जियो अकेले ऑप्शन नहीं रह जाएंगे हमारे पास। प्राइस डिसिप्लिन होगा, यानी कि सडन जो हाइक देखने को मिलते हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलने वाले। सर्विस क्वालिटी में पुश होगा, यानी कि कंप्लेंट जो आज के टाइम पे इग्नोर करते हैं एयरटेल और जियो, वो थोड़ा सा इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। रूरल इंटरनेट का एक्सप्लोजन होगा, जहां आज जीरो कवरेज है वहां पर लोगों को इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि स्टारलिंक शहरों में वॉर नहीं लड़ रहा, वो ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट कर रहा है। अब इस पूरे इंपैक्ट को समराइज करते हैं। स्टारलिंक जियो एयरटेल को रिप्लेस नहीं करेगा, डेटा प्लान सडनली 200 रुपए तक भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ एक चीज इंश्योर होगी कि इंटरनेट का फ्यूचर जो है वो सिर्फ दो कंपनी के मूड पर डिपेंड नहीं करेगा। कंपटीशन जब स्पेस से आएगा तो जमीन पर बैठी मोनोपोलीज भी सीधी हो जाने वाली है। दोस्तों अब तक हमने प्रेजेंट की बात करी, अब चलो फ्यूचर में भी थोड़ा सा झांक कर देख लेते हैं, जहां स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने वाला है। अब आपको
इन फ्लाइट इंटरनेट मिलेगा, यानी कि इंडिया में आज भी प्लेन्स के अंदर इंटरनेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट करता है। जैसे स्टारलिंक लियो सैटेलाइट सिस्टम को लाएगा, ये गैप जो है ओवरनाइट क्लोज हो जाएगा। मतलब कि आपको फ्लाइट्स में भी इंटरनेट वैसे ही मिलेगा जैसे आपको अपने घरों में मिलता है। शिपिंग एंड मैरीन टाइम, समुद्र के बीच में आज कनेक्टिविटी एक लग्जरी मानी जाती है। सैटेलाइट इंटरनेट से रियल टाइम नेविगेशन, सेफ्टी और लॉजिस्टिक पॉसिबल हो जाता है। अब बॉर्डर और डिफेंस की बात करें, हाई एटीट्यूड बॉर्डर्स पर, फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्वेलेंस, यहाँ फाइबर या टावर लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। वहां सिक्योर सैटेलाइट मिशन क्रिटिकल होते हैं और वहां पर स्टारलिंक के आने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और अब बात करते हैं दोस्तों रिमोट टूरिज्म की, जहां लद्दाख, स्पीति और नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज में टूरिज्म में जहां आपको इंटरनेट खत्म हो जाता है, इनफैक्ट मिलता ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं आते, वहां पर स्टारलिंक का सेलिंग पॉइंट बहुत अच्छा बन सकता है। अब दोस्तों माइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी, जैसे कि डेजर्ट, जंगल्स, ऑफशोर्स में भी जहां फाइबर और टावर लगाना बहुत इम्पॉसिबल है, वहां भी आपको डेटा रियल टाइम फ्लो करता हुआ दिखने वाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड एरियाज में, अर्थक्वेक्स में, साइक्लोन्स में जब टावर्स गिर जाते हैं तो सैटेलाइट इंटरनेट लास्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसे इवेंट भी होते हैं, टेम्परेरी इवेंट्स, जैसे कि कुंभ मेला, म्यूजिक फेस्टिवल, इलेक्शन, डिजास्टर कैंपेन्स, टेम्परेरी लोकेशंस, लेकिन मैसिव कनेक्टिविटी की जहां बहुत डिमांड हो जाती है, वहां पर ये स्टारलिंक आपका काम आसान करने वाला है। दोस्तों अगर आखिरी सवाल की बात करें, क्या ये जियो एयरटेल का एंड है? नहीं, लेकिन क्या ये उनके कंफर्ट जोन का एंड है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टारलिंक एक रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये एक वार्निंग है कि मोनोपोली पेमेंट नहीं होती, प्राइस पावर हमेशा सेफ नहीं रहती, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो गेम पलट देती है। आज रिलायंस जियो और भारतीय मार्केट के लीडर्स हैं, लेकिन अब उन पर एक नया प्रेशर है जो टावर से नहीं स्पेस से आ रहा है। और यही इस स्टोरी का असली टेक अवे आता है, इंटरनेट अब सिर्फ वायर्स का बिजनेस नहीं रहा, अब स्पेस की बैटलफील्ड बन चुका है। दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट सस्ता करेगा या फिर डिजिटल डिवाइड और भी वाइडन हो जाएगा? कमेंट में लिखो, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही इस डिबेट का रियल सिग्नल है। और अगर आपको चाहिए कि पावर का एनालिसिस, पॉलिसी का ब्रेकडाउन, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, बिना हाइप के, बिना बायस इंफॉर्मेशन के, तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बात सिर्फ न्यूज के नहीं, इम्पैक्ट और रियलिटी की करते हैं। धन्यवाद।